हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे चाइल्ड बिहेवियर डिसऑर्डर के बारे में। बच्चे कभी कभी मिसबिहेव करने लगते हैं, छोटे से छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और चिड़चिड़े होते रहते हैं। मना करने के बाद भी नहीं मानते, ना किसी की बात सुनते और बार बार वही बिहेवियर दोहराते रहते हैं। अगर आपको बच्चे में 5 से 6 महीने से ज़्यादा ऐसा बिहेवियर दिख रहा है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे में किसी तरह का डिसऑर्डर और सिम्टम्स हो सकते हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर मधुसूदन सिंह सोलंकी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार अनुज। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ओके डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, चाइल्ड बिहेवियर डिसऑर्डर क्या है और यह कितनी तरीके का होता है? देखिए, इसमें हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे एक विकास के दौर से गुज़र रहे होते हैं। यानी कि उनका मानसिक विकास हो रहा होता है, शारीरिक विकास हो रहा होता है। तो इतने बदलाव उनके अंदर आ रहे होते हैं कि कई बार उन बदलावों की वजह से वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। कई बार उनका बिहेवियर हमें बहुत डिफरेंट लगता है। कई बार वो चिड़चिड़े हो जाते हैं या कई बार हमारी बात नहीं मानते हैं। वो चाइल्डहुड बिहेवियर डिसऑर्डर नहीं है। वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट, उनका जो ग्रोथ हो रही है, जो विकास हो रहा है, उसका पार्ट होता है। लेकिन कई बार ये चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं और इतने ज़्यादा वक़्त तक रहते हैं कि फिर उन पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्यों? जब वो उनकी पढ़ाई में उसकी वजह से नुकसान होने लग जाए, उनके लोगों के साथ इंटरैक्शन में, जो लोगों के साथ व्यवहार होता है, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, स्कूल में, वहाँ पे बदलाव आने लग जाएँ। जब ये बदलाव हमें दिखने लगें, उनके सोने में, खाने में, पीने में, बाकी चीज़ों में हमें बदलाव लगने लगे, व्यवहार में बदलाव लगने लगे और वो बदलाव उनको नुकसान पहुँचा रहा हो, तब हम उसे डिसऑर्डर की तरफ जाता हुआ मानते हैं। तो अगर हम प्रमुखता से बात करें, तो जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं बच्चों में, ओके। उनमें एक होता है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ओके। ऐसे ही एक दूसरा टाइप है जिसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। ओके। एक है एडीएचडी जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। एक ओके। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी है जिसको हम ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं। इसके अलावा जो बड़े लोगों में जो डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, कई बार वो भी बच्चों में देखने में आ जाते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जायटी या बाइपोलर डिसऑर्डर। और ऐसे ही एक और डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जो नया डिसऑर्डर है, अभी कुछ सालों पहले ही इसको शामिल किया गया है। तो ये ओके। प्रमुखतया पे देखे जाने वाले डिसऑर्डर्स हैं जो हम बच्चों में अक्सर देखते हैं। ओके डॉक्टर, किसी पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनका बच्चा इस तरह के डिसऑर्डर से जूझ रहा है या पीड़ित है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने बच्चे के व्यवहार को कितनी बारीकी से देख रहे हैं। एक पेरेंट बच्चे के सबसे नज़दीक होता है। अगर आप ये पाते हैं कि हमारे बच्चे के व्यवहार में पिछले 6 महीने में या 1 साल में कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं, जो उसमें पहले नहीं थे, और ये परिवर्तन उस पर एक नकारात्मक और नेगेटिव प्रभाव भी डाल रहे हैं। उसकी स्कूल की परफ़ॉर्मेंस डाउन हो रही है या वहाँ से शिकायतें आने लगी हैं। आप उसके व्यवहार में परिवार के अंदर एक चेंज देख रहे हैं कि वो लोगों से कम घुलता-मिलता है या ज़्यादा गुस्सा करता है या अपने आप में रहता है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो वो पहले नहीं करता था। तो आपको सतर्क होना चाहिए। आपको ओके। बच्चे के साथ बात करनी चाहिए कि वो क्यों ऐसा महसूस कर रहा है, उसके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, उसको क्या स्ट्रेस है। ओके। और अगर बच्चा भी उस चीज़ को ठीक से नहीं आपको समझा पाता है, तो फिर आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प भी लेनी चाहिए। ओके डॉक्टर, कौन सी उम्र के बच्चों में इस तरह के डिसऑर्डर्स ज़्यादा पाया जाता है? अक्सर हम लोग ये मान के चलते हैं कि 5 से 6 साल तक हम ये कम ही कोशिश करते हैं कि किसी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस बच्चे के अंदर करें। क्योंकि कई बार वो समय ही इस तरीके का होता है कि बच्चे की मानसिक विकास इतना ज़्यादा नहीं होता और ये सारी चीज़ें कि बच्चा बात नहीं मान रहा है या समझ नहीं पा रहा है या थोड़ा-सा चंचल है, ये चीज़ें देखने में आती हैं जो 5-6 साल के बाद अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो ओके। अक्सर हम 6 से, आप ये कह सकते हैं 6 से 12 साल, या अगर हम टीनेज को भी इंक्लूड कर दें, तो 6 से 18 साल का जो एक टाइम फ्रेम होता है, उसमें हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके डॉक्टर, जैसे अभी आपने बच्चों के टाइप्स बताए, उस बिहेवियर डिसऑर्डर के टाइप्स बताए, तो बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सा बिहेवियर डिसऑर्डर पाया जाता है? बच्चों में ऐसे हम बात करें तो
लगभग 5 से 15% बच्चों में ये अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, ओके, जिसमें एडीएचडी प्रमुख है, ओके, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अलावा ओडीडी, कंडक्ट डिसऑर्डर और एंजाइटी का प्रेवलेंस भी 5 से 15% के आसपास ही है। तो ओके। काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं जो लगभग उतनी ही मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। डॉक्टर, इस डिसऑर्डर से बच्चों की सेहत और सोशल बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है? हर डिसऑर्डर अलग टाइप का है, लेकिन जो आमतौर पर जो देखने में आते हैं चेंजेस, वो ये हैं कि बच्चा जिस तरीके से व्यवहार कर रहा था बाहर के लोगों के साथ, अपने ओके, दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, उस व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। और परिवर्तन 2 तरीके का हो सकता है, या तो बच्चा विथड्रॉ कर गया है, वो अब उतना इंटरैक्ट नहीं करता जितना पहले करता था। ओके, या फिर बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, वो जवाब देने लगा है, वो अक्सर लड़ाई करने लगा है, लड़ने लगा है, झूठ बोलने लगा है, ओके, या तो इस तरीके के चेंजेस, या फिर विथड्रॉ हो गया है, वो अपने आप में रहने लगा है, ज़्यादा सोशल नहीं रह गया है। तो अक्सर ये 2 चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ओके। डॉक्टर, बच्चों में इस तरह बिहेवियर डिसऑर्डर होने के कारण क्या होते हैं? कारण अगर हम देखें तो कुछ तो, जैसे ऑटिज्म जो डिसऑर्डर है, वो जी, न्यूरो जी, जी। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो उसको हम जी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ज्यादा कहेंगे। जी। दिमाग का विकास ही उस तरीके से नहीं हुआ है कि बच्चा ओके, अपनी कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में फिर पिछड़ने लगता है, वो नहीं ओके, कर पाता उसको। लेकिन जो बाकी के डिसऑर्डर्स हैं, उसमें कुछ हद तक हमारी लर्निंग भी जिम्मेदार होती है। हम जैसा घर का माहौल देखते हैं, जैसा अपने बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, उससे जी, काफी चीजें लर्न कर लेते हैं। ओके, अगर घर का माहौल स्ट्रेसफुल है, मान लीजिए घर में कोई सब्सटेंस यूज़ है, शराब का यूज़ है, या अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका ओके, असर बच्चे के ऊपर आने लगता है। बच्चे का अपनी माँ-बाप के साथ अटैचमेंट कैसा है? जो पहले 4-5 साल में बच्चे का जो अटैचमेंट बनता है, उसमें कोई इश्यू तो नहीं हुआ है, उसका भी असर आता है। इसके अलावा पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है? इसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में भी आपको बताऊँगा। जी, पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है? सो जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, या एक तरीके की अनइन्वॉल्व्ड जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है, वहाँ भी ये देखा गया है कि बच्चों में इस तरीके के डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। इसके बिल्कुल, अलावा कई बार क्या होता है कि बच्चे की फैमिली में हिस्ट्री तो नहीं है किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की। ओके, किसी को रहा हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे में डिसऑर्डर होने के। ओके, और बच्चे में अगर एक डिसऑर्डर है तो दूसरे के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम एडीएचडी की बात करें, तो 40% जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर भी पाया जाता है। ओके। साथ में कुछ बच्चों में एंग्जायटी और डिप्रेशन भी पाया जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से एक बच्चे के अंदर इस प्रकार का डिसऑर्डर बन जाता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, पिछले 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो क्या इससे भी बच्चों के बिहेवियर पर असर पड़ता है या पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। उसका कारण ये है कि बच्चों में एक बड़े बड़े लोगों की तुलना में बच्चों में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूल बच्चे को सिर्फ़ पढ़ाई कराने का माध्यम नहीं है। स्कूल में जाके बच्चा दूसरों से व्यवहार करना सीखता है, समाज में रहना सीखता है, टीम स्पिरिट सीखता है, लीडरशिप सीखता है, दूसरों के साथ कैसे उसे सहयोग करना है, वो सीखता है। जी, और वैल्यूज़ इम्बाइब करता है अपने साथियों से, अपने टीचर्स से, वो सारी की सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। बच्चे ओके, घर में सिमट के रह गए हैं, वो खेल नहीं पा रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस सब का असर बच्चों पे पड़ रहा है। कुछ बच्चों में आप देखेंगे कि चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, कुछ बच्चों में एंग्ज़ायटी बढ़ गई है। जी, कुछ बच्चों को नींद की प्रॉब्लम होने लगी है, और पढ़ाई पे कम ध्यान हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और क्योंकि ये एक नई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, किसी ने नहीं सोचा था कि 2 साल तक बच्चों को स्कूल से दूर रहना पड़ेगा, घर में बंद रहना पड़ेगा। जी, हालाँकि हमने काफ़ी कोशिश की कि ऑनलाइन के ज़रिए, डिजिटल के ज़रिए बच्चे कनेक्टेड रह सकें, पढ़ाई भी उनकी चलती रहे। जी, लेकिन एक जो फिज़िकल एजुकेशन, जो वहाँ जाकर के स्कूल में जो पूरा माहौल मिलता है, उसको आप घर पे क्रिएट नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। तो इसका डॉक्टर, प्रभाव जी, बच्चों जी, के ऊपर पड़ रहा है। और एक ओके, जो और मैं बात आपको कहना चाहूँ, बिल्कुल, कई बार घर का माहौल खराब होता है, तो बच्चा स्कूल जाके उस माहौल से दूर चला जाता है। उसे स्कूल में रेस्पाइट मिल जाता है। एक
शांति मिल जाती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, मैं खुश रहूंगा। मान लीजिए वो बच्चा अब 24 घंटे घर में और उसी माहौल में रह रहा है, तो उसका प्रभाव भी उस बच्चे पे आने लग जाता है, ओके जिससे वो पहले बचा हुआ था। ओके डॉक्टर, ये भी देखने में आता बिल्कुल डॉक्टर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि बच्चों के इस बिहेवियर डिसऑर्डर को ट्रीट कैसे किया जाए, और कोई भी पेरेंट बिना गुस्सा किए और बिना चिल्लाए बच्चे पर उन्हें डिसिप्लिन में कैसे लाया जाए और कैसे सिखाया जाए डिसिप्लिन। है। बिल्कुल, इसके लिए मैं थोड़ा-सा और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम अक्सर 4 तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल्स देखते हैं। तो ओके आपको कौन-सा पेरेंटिंग स्टाइल अपनाना चाहिए? तो पहला पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन रूल जैसे होता है, जिसमें बहुत सारे नियम हैं बच्चों के लिए और बच्चों के साथ कोई संवाद नहीं है। उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी, जो बस कहा जा रहा है वो करिए। एक ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होती है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं कि बच्चों का विकास उसमें ठीक से नहीं होता है। दूसरी पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल इसकी अपोजिट है। उसमें क्या है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल रहती है। यानी कि नियम कायदे बिल्कुल नहीं है, खुली छूट है। आप जी जो करो, हम आपके दोस्त हैं। उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं देखे गए हैं। बच्चों का विकास उसमें भी प्रॉपर नहीं होता है। जी एक तीसरा पेरेंटिंग स्टाइल है, वो है अनइन्वॉल्व्ड। ना तो नियम कायदे हैं और ना बच्चों के साथ संवाद है। ओके बच्चों को बस छोड़ दिया गया है। जी उसके भी परिणाम अच्छे नहीं होते। ओके जो पेरेंटिंग स्टाइल एक रिसर्च के हिसाब से, स्टडीज के हिसाब से जो पाया गया है कि जिसके बेस्ट रिजल्ट होते हैं बच्चों के रियरिंग में, वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ओके जहाँ पे आप सख्त नियम कायदे भी रखते हो और बच्चों की बात भी सुनते हो, उनके साथ आपका कनेक्ट भी होता है और डिसिप्लिन भी होता है। ओके वहाँ बच्चों का विकास सबसे अच्छा होता है। राइट तो अक्सर पेरेंट्स जहाँ गड़बड़ करते हैं वो ये है, या तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कर रहे होते हैं ओके या वो बहुत ज़्यादा छूट दे रहे होते हैं। एक बीच का रास्ता रखना होता है। जी एक ग्राउंड रूल्स तैयार करने होते हैं घर के कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएँगी, जी इनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। साथ में आपकी बात भी सुनी जाएगी। ओके आपसे प्यार का नाता भी रखा जाएगा। तो अक्सर मैं जी ये बात लोगों को कहता हूँ कि 4 चीज़ें स्तंभ होती हैं। एक पेरेंटिंग में अगर आप बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें 4 चीज़ों का विशेष ख़्याल रखना चाहिए। जी पहला है लव, यानी प्यार। बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है, उन्हें प्यार चाहिए। जी दूसरा है कनेक्ट, आप कम्युनिकेट कितना कर रहे हो बच्चों के साथ? आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है? बच्चे आपके साथ खुल के कोई बात बोल पाते हैं, शेयर कर पाते हैं कि नहीं? जी तीसरा है डिसिप्लिन, बहुत ज़रूरी। और चौथा है रोल मॉडलिंग, जी यानी आप अपने बच्चों से वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आप खुद कर रहे हैं। राइट अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, तो आप बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जो आप कह रहे हैं वो करें। आप जो कर रहे हैं वो करेगा वो। ओके तो यदि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो मैं अपने बच्चे को ये सिखा रहा हूँ कि बड़ा इंसान छोटे इंसान को गुस्से से चुप करा सकता है, उसे डरा सकता है। राइट तो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो आपके साथ भी वही करेगा, जी क्योंकि अब वो बड़ा हो गया, पहले आप बड़े थे, जैसा वो अब देखेगा वो बड़ा वैसे हो। ही सीखेगा और वैसे ही वो आगे फ्यूचर बिल्कुल, में हम करेगा उसे ये डेफिनेटली। सिखा रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सीखो। बिल्कुल वैसे डॉक तो मैं कह रहा हूँ गुस्सा मत करो, लेकिन मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ बच्चे के ऊपर कि उसे कंफ्यूजिंग मैसेज मिल रहा है कि जी आप तो कहते हो गुस्सा मत करो और आप खुद ही गुस्सा कर रहे हो। जी तो कनेक्ट के साथ प्यार, डिसिप्लिन एंड रोल मॉडलिंग, ये 4 चीजें एक पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन जी 4 चीज़ों को फ़ॉलो करे। उसके बाद देखे कि बच्चे में ये बदलाव तो नहीं आ रहे जो हमने डिस्कस किए थे, कि जी इस तरीके के बदलाव तो नहीं आ रहे। बच्चे के साथ बैठे, बात करें, उनसे पूछें उनको क्या दिक्कत है। धीरे-धीरे बच्चे खुलते हैं। अगर आप आज तक आपसे आपका बच्चा नहीं खुला है, तो आप पहली बार बैठ जाएँगे तो वो आपसे बात नहीं जी करेगा। बिल्कुल उसे कुछ हफ्तों का समय दीजिए कि वो धीरे-धीरे अपनी बात आपके साथ कह सके, और एकदम से गुस्सा मत करिए किसी भी जी बात को सुन के, बिल्कुल जज मत करिए। उसको सुनिए। उसके बाद जब बच्चा चीज़ों को शेयर करने लगे, तब समस्या में जाइए और आपको लगता है कि समस्या ऐसी है कि मैं इसका हल नहीं कर सकता, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे डील करना है, राइट तो फिर प्रोफ़ेशनल हेल्प लीजिए। ओके डॉक्टर, मेरा ये अगला सवाल आपसे ये है कि इस कोरोना काल में जो बच्चे पैदा हुए हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, उन पर क्या असर पड़ा है कि वो अभी 2 साल के हुए हैं और बाहर निकलते हैं तो बहुत शाय फील करते हैं और बहुत अलग ही एक कल्चर और नेचर देख रहे हैं लोगों का। बहुत ज़्यादा अभी इस ये मामले हमारे सामने इतने नहीं आए हैं, क्योंकि शायद इसका हमें पता थोड़े दिनों के बाद चलेगा, और अच्छा क्योंकि एक छोटे बच्चे को माँ-बाप का साथ चाहिए होता है। उसे प्रॉक्सिमिटी चाहिए होती है फैमिली की, केयर टेकर की, जी और एट लीस्ट वो उससे नहीं छीनी गई है कोरोना काल के दौरान भी।
बड़े बच्चे को तो दोस्त भी चाहिए होते हैं, स्कूल भी चाहिए होता है, जी। उसे सोसाइटी चाहिए होती है। एक छोटे बच्चे को पेरेंट्स चाहिए होते हैं, उसे केयर टेकर चाहिए होता है। ओके। वो मिल रहा है, वो नहीं छीना गया है कोरोना काल में, क्योंकि अक्सर लोगों से यही कहा गया कि आप घर रहिए, आप अपने बच्चों के साथ रखिए, आप बाहर मत निकलिए। तो वो क्योंकि वो चीज़ नहीं मिस हुई है, तो हम नहीं जानते कि उसका क्या असर होगा। मेरे ख्याल से वो आने वाला समय हमें ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। डॉक्टर, मैं अपना आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट उसमें। बच्चों को इस तरह से बिहेवियर से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इस बिहेवियर डिसऑर्डर से बचाने के लिए? वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के साथ कितने कनेक्टेड हैं, आप उनको कितनी बारीकी से देख रहे हैं, जी। आपका उनके साथ संवाद कितना है। ओके। अगर वो चीज़ है, तो जब बच्चे में बदलाव आएँगे, तो आपको दिखेंगे। ओके। और क्योंकि संवाद होगा, तो बच्चा आपसे शेयर भी कर पाएगा। राइट। और अगर ये चीज़ फिर आपके सामने आती है, तो फिर उसके लिए मदद लेनी चाहिए, ओके। जितना जल्दी हो सके। ओके। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के थैंक यू। जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक्स फॉर डॉक्टर। हैविंग मी। थैंक यू। टेक केयर। आज हमने जाना बच्चों में होने वाले बिहेवियर डिसऑर्डर के बारे में, इससे अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.